नमस्कार छात्रों। अब हम यहाँ देख रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? हमने जैसे पहले आपको बताया कि कल जैसे अपने बताया था कि जब भी हम प्रथम हमारा शब्द प्रथम हमारा वर्ण जो है वो व्यंजन हो तो हम व्यंजन संधि करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि क, ख, ग, ये व्यंजन है, ठीक है, ये व्यंजन है। तो अगर ये प्लस चिन्ह के पहले आते हैं तो इन्हें क ख ग घ मतलब उसके नीचे हलंत लगा हो, हलंत होना अनिवार्य है। हलंत, बिना हलंत के कोई भी संधि व्यंजन संधि नहीं होगी, तो हलंत होना अनिवार्य है। तो हम देखते हैं कि जो भी हम संधि करेंगे पहले हलंत होगा, तो उसके बाद धन के इधर कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धन के पहले जो भी हम वर्ण पढ़ रहे हैं उस वर्ण में हलंत होना चाहिए, तो वह व्यंजन संधि होगी। एक कॉमन चीज है, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा वर्ण है कि उसमें पहले हलंत ना हो तो उसको जो है ह्रास्व स्वर भी अगर हो, ह्रास्व स्वर भी अगर हो तो भी हम उसको मान्य कर देंगे कि वह व्यंजन संधि है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन देखेंगे। यदि हलंत वाला शब्द है तो व्यंजन संधि तो है ही है वो, और अगर मान लीजिए कहीं पर हलंत नहीं है और ह्रास्व स्वर के साथ हम उठा रहे हैं तो वह व्यंजन संधि हो सकती है। ठीक है, व्यंजन संधि है या नहीं है ह्रास्व स्वर पर, यह नियम से तय होता है, अपने मन से तय नहीं होता, उसको नियम में आकर के जुड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने दीर्घ संधि देखा, अ ई के जो है और ई आपस में जुड़ रहे हैं, ए बन रहे हैं, दोनों तरफ ह्रास्व स्वर बन रहे हैं। ये छोटा अ बड़ा आ मिल रहा है तो एक तरफ ह्रास्व स्वर मिल रहा है, तो ऐसे में कंफ्यूजन होता है कि क्या वो दीर्घ संधि है, क्या वो व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि में हम नियम को देखेंगे, जो नियम खाली एक पर लगता है, 6 संबंधी नियम पे लगता है, तो उसमें हम देखेंगे उच्चारण ह्रास्व की तरह हो रहा हो, अ का उच्चारण ना हो, उच्चारण ह्रास्व की तरह हो रहा हो, तो हम उसे व्यंजन संधि मान लेंगे। ठीक है, तो हमें उच्चारण पर ध्यान देना पड़ेगा कि भारी कौन सा है। ठीक है, जिसे हमने पढ़ा था वर्ण में बलात् वर्ण, तो बलात् वर्ण क्या था? जो प्रभावी हो जाए। तो हमने जैसे कहा स्व, तो स्व में आधा स प्रभावी हो रहा है, तो हम इसको व्यंजन मान लेते हैं। तो ये भी एक नियम हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर विचार कर रहे हैं। हम देखिए यहां पर नियम है हमारे पास में। पहला नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। तो पहला वर्ग क्या? क च ट त प, ये हमारा पहला वर्ग है। क च ट त प, हमने वर्ण जो पढ़ा था तो वर्ण पढ़ा था इस चीज को। क च ट त प हमारा पहला वर्ण है, वो तीसरे में बदलेगा। क्यों बदलेगा? हमने दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में बदलना। तो वर्ग क च ट त प अपने ही वर्ग के पांचवें में माने अनुनासिक में बदल जाएगा। ठीक है, अंगा इया ड़ न म में बदल जाएगा। क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, ग ज ड द ब में बदल जाएगा। ठीक है, और नियम 3, 6 संबंधी नियम है। नियम 4 त संबंधी नियम है, त संबंधी नियम है नियम 4। पांचवा हमारा न संबंधी नियम होगा, छठा हमारा म संबंधी नियम होगा, सातवां हमारा स संबंधी नियम होगा। ठीक है, तो हम कुल 7 नियमों को इसमें देखेंगे और व्यंजन संधि को समझेंगे। तो व्यंजन संधि समझ में आ रही है, क ख ग लिखा हो अथवा उच्चारण में ह्रास्व स्वर आ रहा हो, या जो लग रहा हो कि वो ह्रास्व जैसा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे व्यंजन मानते हैं।
अब हम यहां पर बात करेंगे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। क च ट त प वर्ग का पहला अक्षर है, पांचों अपने वर्ग के प्रथम अक्षर हैं। क च ट त प, ठीक है। इसके बाद ये प्लस के पहले लिखे हों और सबके नीचे हलंत लगा हो, ठीक है। उसके बाद यदि कोई स्वर आए अ आ इ ई ग तक, अथवा अंतः स्थित आए, अंतः स्थित यानी य र ल व आए, तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क अपने वर्ग का तीसरा, क का तीसरा वर्ग क्या होगा? क ख ग। च छ ज में बदल जाएगा, ट ठ ड में बदल जाएगा, त थ द में बदल जाएगा, प फ ब में बदल जाएगा। अपने ही वर्ण के तीसरे, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे यह, ठीक है। तो 5 वर्ग हैं, उनके 3 वर्ण हैं, उसमें देखेंगे। जैसे हमने यहां कहा दिक धन अंत, तो यहां पे क है, यहां स्वर है, ठीक है। क है, यहां स्वर है, तो अपने तीसरे में ग में बदल गया, ठीक है। यहां च है, यहां अ है, अपने वर्ग के तीसरे च छ ज में बदल गया। यहां ट है, यहां आ है, यहां डा में बदल गया, ड ट ठ ड, ड में बदल गया, आगे मतलब डा में बदल गया। यहां त है, यहां य है, यहां अपने तीसरे त थ द में बदल गया। हम इसको लिख सकते हैं उद्योग, उद्योग, ये भी सही होगा, ठीक है। उद्योग तो अपने तीसरे वर्ग में बदल गया। तो त का य होगा, त थ द से द होगा, त का द हो जाएगा, अपने तीसरे वर्ग द में बदल गया। नियम 2 देखेंगे हम। वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में बदलना। 5वें कैसे बनेगा? क च ट त प है, अगर कोई अनुनासिक आता है, अनुनासिक मतलब अंगा इया ड़ न म, हमने देखा था पंचाक्षर, जो अनुनासिक थे वही पंचाक्षर भी कहलाते हैं, 5वें अक्षर भी कहलाते हैं। पंचाक्षर जो अपना वर्ण वाला चैप्टर है उसमें बताया है पंचाक्षर के बारे में अपन ने। तो जब क छ ट त प अनुनासिक पंचाक्षर में बदलता है, जुड़ता है, जब जुड़ता है सबके नीचे हलंत होगा, जुड़ता है तो अंगा इया ड़ न म में परिवर्तन होगा, ठीक है। क का क ख ग घ अंगा, च का च छ ज झ, इया, ट का ट ठ ड ढ, ड़, त का त थ द ध, न, प का प प ब भ, म। तो हम देखें, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं वाक्धन मैं लिखा है, क के बाद म अनुनासिक है, नाक से उच्चारण हो रहा है, तो अंगा, वांगमय, वांगमय हो गया। ट का म से मिलन हुआ, ड़ में बदल गया, षणमुख हो गया। त का म से मिलन हो गया, तन्मय हो गया। त थ द ध न, तो ये न में जाकर के परिवर्तन हो जाएगा। तन्मय, षणमुख, वांगमय, वाक्मय, षटमुख और तत्मय में हम देख रहे हैं टूट रहा है, ठीक है। छ संबंधी नियम हम बात कर रहे हैं। यहां हम देख रहे हैं पहले ह्रास्व स्वर आ रहा है, तो हम बात कर रहे हैं ह्रास्व स्वर। ह्रास्व स्वर तो दीर्घ में भी आता है, लेकिन दीर्घ में आने वाला ह्रास्व स्वर अपने में पूर्ण होता है, उसमें बलात् स्वर की ताकत नहीं होती है कि जबरदस्ती
कैप्चर नहीं कर रहा है वो अपने पीछे वाले स्वर को। जैसे हमने कहा स्व, स्व में हम स पर जोर दे रहे हैं, स हमारे मुंह से एकदम से निकलता है स्व। अगर ह्रास स्वर ऐसे आते हैं अनु, स्व, परि, तो अनु के बाद छेद लिखा है तो अनुच्छेद, तो बीच में इन दोनों के बीच में च आ जाता है जो छिपा हुआ है। स्वच्छंद, बीच में च आ जाता है जो छिपा हुआ है। छ अपनी जगह रहेगा। ह्रास स्वर या अ दिया हो, छोटा अ, लेकिन ऐसे अ निकले कि वो ह्रास से भी छोटा दिखने लगे, मतलब व्यंजन में दिखने लगे। स्व, अनु, परि, परि धनछेद परिच्छेद, अनु धनछेद अनुच्छेद, स्व धनछन स्वच्छंद, सब जगह च आ जाएगा इनके मध्य में, इनके मध्य में। ठीक है, बाकी स्व और छंद अपनी जगह रहेंगे, अनु और छेद अपनी जगह रहेंगे, परि और छेद अपनी जगह रहेंगे। इसके बाद अपन देख रहे हैं त संबंधी नियम। त संबंधी नियम में समझेंगे, यदि त के बाद ल आता है तो त ल में बदल जाता है। जैसे तल्लीन में हम देख रहे हैं त के बाद ल आया तो यहां आधा ल हो गया। त के बाद ज झ आएंगे तो त ज में बदल जाएगा। जैसे हम यहां देख रहे हैं त जो है के बाद ज आ रहा है और यहां पर त जो है ज में बदल गया। सज्जन, त के बाद ट ड आ रहा है तो यह ड में बदल जाएगा। जैसे हम यहां देख रहे हैं बृहट्टिका, बृहट्टिका। ठीक है, यहां पर ट हम देख रहे हैं एक ट एक्स्ट्रा जुड़ गया। त के बाद यदि श आता है तो त च में बदल जाता है, त च में बदल जाता है और श छ में बदल जाता है। त के बाद श आया तो त श में, त च में और श छ में बदल जाएगा। जैसे त यहां पर आया और फिर यहां पर श आ गया। ठीक है, धन के पहले त, धन के बाद श, तो त का बन गया क्या च और श का क्या बन गया छ, उत्धन श्वास उच्छ्वास। ठीक है, त के बाद श आने पर यह परिवर्तन हो जाएगा। छ छ में आपको अंतर दिखाई पड़ रहा है तो यह त संबंधी नियम है। त के बाद च अथवा छ आएगा तो च में बदल जाएगा त च में बदल जाएगा। उत्धन चारण त च में बदल जाएगा, आधा च हो जाएगा। वैसे ही त ह में बदलता है तो त के बाद अगर ह आता है, प्लस के इधर त और प्लस के उधर ह आता है तो त द में और ह में द में वहीं का वहीं पहुंच जाता है। ठीक है, तत्धन हित तद्धित, हम कहें ध अपनी जगह है। ठीक है, ह ध में बदल जाएगा, ह ध में बदल जाएगा। तत्धन हित तद्धित, त द में, ह ध में बदल जाता है। इसको ऊपर ऐसा लिख सकते हैं तद्धित, त का द और ह का ध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से तद्धित लिख सकते हैं। ये हो गए त संबंधी नियम। इसके बाद अपन देखते हैं न संबंधी नियम। हम यहाँ बात कर रहे थे न संबंधी नियम की। न संबंधी नियम में हम बात कर रहे हैं यदि री के बाद री
र स न री र स के बाद यदि न आता है तो ड़ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहां भी हम देख रहे हैं उच्चारण का प्रभाव है। जैसे री अपने आप में जो है क्या बोलते हैं ह्रास स्वर है, और उच्चारण की दृष्टि से हम देखें तो र प्लस ई री है। ठीक है, यह अपने वर्ण व्यवस्था जब वर्ण पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था। तो री के बाद अगर री र स के बाद न आता है तो ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे परि धन नाम परिणाम, परिधन नाम परिणाम, प्र धन नाम प्रणाम, प्रणाम। म संबंधी नियम। ठीक है, म के बाद यदि कोई भी व्यंजन आए परंतु म को छोड़कर म के बाद म न आए, उसके अलावा कुछ भी लिख करके आ जाए, अंतः स्तत आ जाए, यरलवश्य उष्मावाही आ जाए, या कोई भी अन्य व्यंजन आए परंतु म ना आए, तो म पंचाक्षर में बदल जाता है, अर्थात वह बिंदी में बदल जाता है। उसको बिंदी में हम लिख सकते हैं। जैसे समधन योग संयोग, समधन गति संगति। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं जो म है वो य के साथ क्रिया कर रहा है, ग के साथ क्रिया कर रहा है, तो बिंदी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये हो गया म संबंधी नियम। एक और नियम देखें, म के बाद यदि म आ जाता है तो क्या करेंगे, तो म आधा और एक पूर्ण म अपनी जगह वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। प्रथम म आधा हो जाता है, समधन मान सम्मान, समधन गति समधन मति सम्मति, जहां सुमति तहां सम्मति नाना। ठीक है, स संबंधी नियम अ आ के बाद के अतिरिक्त, अ आ के अतिरिक्त, अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए और बाद में यदि स आ जाए तो स संबंधी नियम में थोड़ा सा अलग है। स पीछे आएगा, पहले कोई भी स्वर हो जो ह्रास्व हो, ठीक है, लेकिन आ ना हो, पीछे वाला स हो, तो स षटकोण में बदल जाता है, षटकोण वाले श में बदल जाता है। ठीक है, मूर्धन्य स में, मूर्धन्य स में बदल जाएगा। जैसे छोटा ई वी प्लस स तो विष, वी धन स विष, विषाद विषम। ई की मात्रा या अन्य होगा तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारी हो गई व्यंजन संधि। इसके बाद हम देखेंगे विसर्ग संधि के बारे में। चलिए अपन विसर्ग संधि भी देख लेते हैं इसी में ही। विसर्ग संधि देखेंगे हम। विसर्ग का अर्थ होता है जब भी हम संधि करेंगे तो इसमें विसर्ग अर्थात अह, जिसको अपन कहते हैं अह, उच्चारण ह में होता है, आता है, इसी को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि है। विसर्ग में हम चेंजेस देखेंगे। ठीक है, तो उनको पहचानेंगे जिसमें बिंदी पीछे लगी हो, ह का उच्चारण हो, विसर्ग है। इसमें हम कुछ नियमों देखेंगे। हमारे पास में 7 नियम हैं। पहला है ओ संबंधी नियम। ओ संबंधी नियम में क्या होता है, यदि कहीं विसर्ग दिया हुआ है, जैसे विसर्ग है आ, विसर्ग है आ, माने स्वर प्रथम स्वर है, प्रथम स्वर है आ, और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, माने क ख प फ ट ठ छोड़ करके जो बाकी के वर्ण आते हैं, अंगा क ख ग घ अंगा च छ, फिर च छ छोड़ देंगे, च छ ले लेंगे, च छ जैसे यहाँ, तो हम पहले 2 को छोड़ेंगे, च छ भी छोड़ देंगे, पहले 2 को छोड़ेंगे, उसके बाद के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण लेंगे। अगर प्लस के इधर आते हैं तो, और
या फिर कोई अंतःस्थत आता है, य र ल व अंतःस्थत आता है, तो जो विसर्ग रहेगा हमारा, विसर्ग रहेगा, वो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा यदि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतःस्थत य र ल व आते हैं तो। ठीक है, जैसे मनः अनुकूल में यहां पर न है, यहां पर एक स्वर दिया हुआ है। ठीक है, तो अ है, मनः न ह अह, मनः अह, तो ओ में परिवर्तन हो गया, अह का ओ में परिवर्तन हो गया। अह तपह का यहां पर ब लिया है, प फ नहीं लिया है, ब तीसरा वर्ण ब, अह का ब में परिवर्तन, ओ में परिवर्तन हो गया। र संबंधी नियम, यदि अ आ को छोड़कर, हमने यहाँ आ ले लिया पहले नियम में, दूसरे में आ ना हो, उसके अलावा ई उ आदि हो, ए हो, कुछ भी हो, तो इसके अलावा आ को छोड़ करके कुछ भी यहां विसर्ग लगा हो, तो यह विसर्ग के बाद वही ऊपर का नियम, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतःस्थत हो, तो ये ई र में, मतलब अह र में बदल जाता है, विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है, इसका ओ में परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे निह धन आशा, तो यहाँ निह इह है, इह है, तो इह के साथ ब है, आ है या कुछ भी है, तो वहां र बन जा रहा है। ठीक है, निर्बल निराशा हम पर देख रहे हैं। फिर है श संबंधी नियम, स्वर है, स्वर के बाद विसर्ग है, स्वर में विसर्ग होना चाहिए, कोई भी स्वर हो, उसके बाद है उसके पीछे च छ श, अपन ने देखा था च छ अपन ने नहीं लिया था, तो प्रथम दो हमने नहीं लिए, उसके बाद अगर श आता है, श संबंधी नियम में श आता है, च छ, ठीक है, क ख प फ ट ठ को छोड़ करके च छ आता है और श आता है, तो नि का जो है वो श में, मतलब इसका श में परिवर्तन हो जाएगा, ह का श में परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे निश्चिंत होना, दुशासन करना, दुशासन। ठीक है, स संबंधी नियम, षटकोण वाला स, मूर्धन्य स, यहां पर हम ई उ विसर्ग में अगर पहले आता है, ई और उ आता है विसर्ग में, जैसे ई और उ आया है, उसके बाद क ख ट ठ प फ, अभी तक हमने क ख ट ठ प फ कहीं नहीं लिया, च छ ले लिया है, तो वो जो तीन बचे थे अपने क ख प फ ट ठ, ये तीनों में से कोई भी आता है और साथ में यहाँ ई और उ आते हैं स्वर के नाम पर, तो जब तो जो है षटकोण का स बन जाएगा। जैसे निह, तो इकारांत निह और क यहां पर आया, ट यहां पर आया, तो अह का श हो गया, अह का श में परिवर्तन हो गया। ठीक है, निकपट का निष्कपट, धनु टंकार का धनुष टंकार हो गया। ठीक है, फिर स, दंत वाले स का उपयोग, दंत मूलक स का उपयोग, यदि स्वर हो कोई सा भी, उसके बाद त या स आ जाए, अभी तक हमने त स का उपयोग नहीं किया था। ठीक है, तो त आ जाए या उसके बाद स आ जाए, तो स्वर के बाद स्वर हो, त या स हो, तो वो स में बदल जाता है, मतलब समान स आ तो स में बदल जाता है। अह नमः निहि, तो इह है, अह है, ते आया, निस्तेज नमस्ते, स में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अह का विसर्ग का स में परिवर्तन, विसर्ग का लोप हो जाता है यदि स्वर, कोई भी स्वर हो, अह की बिंदी लगी हुई हो, फिर बाद में र आ जाता है, तो यदि र आ गया तो विलोप हो जाएगा अह का, निरोग, नीरस। तो इस टाइप से हम देखें तो बीच से बिंदी गायब हो जाती है। ठीक है, परिवर्तन न होना, अह के बाद कोई भी स्वर हो, अह के बाद क अथवा प आ जाए, इधर स्वर अह आए, इधर क या प आए, तो परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः, अंतः काल, अंतः काल, अंतःकरण, प्रातः काल, प्रातःकरण, वैसा का वैसा ही हम यहाँ पर चिपका देते हैं, उसको बीच से धन को हटा देते हैं। ये हो गई हमारी
विसर्ग संधि, इसको समझेंगे विसर्ग संधि को। असंबंधी में नियम, र संबंधी नियम, श संबंधी नियम, षटकोण स दंत, ठीक है, तीनों श का नियम है, 3 श है, र है, ओ है, परिवर्तनहीन है और विसर्ग का लोप है। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी वाली क्लास में अपन देखेंगे उपसर्ग प्रत्यय।